फिल्म की शुरुआत एक छोटे लड़के ब्रूस ली से होती है जो मंदिर से अकेला घर लौट रहा होता है। जैसे ही वह एक संकरी गली से गुजरता है, वह डरावनी शैतान जैसी मूर्तियों की कतार देखता है। उनमें से एक मूर्ति उसे अजीब लगती है, वह जैसे थोड़ा हिलती है। ब्रूस रुक जाता है, हैरानी से उसे देखता है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है और वह डर जाता है। बिना कुछ सोचे वह मंदिर की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वह मंदिर के दरवाजे तक पहुंचता है, दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। घबराकर वह इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे रास्ते के आखिरी छोर पर एक रक्षक मूर्ति दिखती है। वह मूर्ति जीवित हो जाती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उसका पत्थर जैसा चेहरा डरावना लग रहा होता है। इसी बीच ब्रूस के पिता ली होए चुन एक डरावने सपने से जग जाते हैं। उन्हें अपने बेटे की चिंता होने लगती है। वह दौड़ते हुए ब्रूस के कमरे में जाते हैं और राहत की सांस लेते हैं जब वह देखते हैं कि ब्रूस सुरक्षित है और गहरी नींद में सो रहा है। पुरानी पारिवारिक परंपरा के अनुसार ली होए चुन खिड़की के पास बुआ नाम की एक रक्षा ताबीज रखते हैं, जो बुरी आत्माओं से ब्रूस की रक्षा करने के लिए होती है। अगली सुबह ली होए चुन ने ब्रूस को एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि वह एक विंग चुन मास्टर यिप मैन से मिले, जो उसे चीनी मार्शल आर्ट सिखाएंगे। जब ब्रूस यिप मैन से प्रशिक्षण लेने लगता है तो उसमें काफी सुधार होता है। 1961 में लालटेन महोत्सव के दौरान गलियां खुशियों और जश्न से भर जाती हैं। लोग नाचते हैं और चारों ओर हंसी खुशी का माहौल होता है। उसी समय कुछ विदेशी नाविक आते हैं और उनमें से एक का नाम बॉन होता है। बॉन नाम का नाविक एक औरत को जबरदस्ती नचाने लगा, जबकि वह ऐसा नहीं चाहती थी। ब्रूस, जो उसी पार्टी में था, ने यह देखा और तुरंत बीच में आ गया। उसने बॉन को रोका और कहा कि वह ऐसा न करे, लेकिन बॉन नहीं माना और ब्रूस को लड़ाई के लिए ललकारा। विंग चुन कला का इस्तेमाल करते हुए ब्रूस ने आसानी से खुद को बचाया, लेकिन मामला तब और बिगड़ गया जब बॉन का साथी ब्रूस पर चाकू फेंकता है। ब्रूस ने फुर्ती से एक जंजीर उठाई और उसका इस्तेमाल कर उस नाविक को काबू में कर लिया। जैसे ही पुलिस की सायरन की आवाज पास आने लगी, ब्रूस समझ गया कि उसे तुरंत भागना होगा। वह दीवार फांद कर अपने कमरे की खिड़की से अंदर आया, लेकिन वहां उसके पिता पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। होए चुन पिता को पहले से ही इस झगड़े और उस नाविक के बारे में पता था, जो अब अस्पताल में था। उन्हें ब्रूस की सुरक्षा की चिंता थी, क्योंकि अब पुलिस उसे ढूंढ रही थी। इसलिए उन्होंने ब्रूस से कहा कि वह हांगकांग तुरंत छोड़ दे। फिर उन्होंने एक पुराना राज बताया। ब्रूस का एक बड़ा भाई था जो जन्म के समय ही मर गया था। कहा जाता था कि उसकी आत्मा को एक भूत ने सपने में छीन लिया था। ब्रूस को बचाने के लिए होए चुएन ने उसे उसी रात अमेरिका भेजने की तैयारी कर ली। ब्रूस हैरान तो था, लेकिन थोड़ा उत्साहित भी। उसके पिता ने समझाया कि ब्रूस का जन्म प्रमाण पत्र यह दिखाता है कि वह सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुआ था, उस समय जब होए चुएन वहां ओपेरा कंपनी में काम कर रहे थे। यह प्रमाण पत्र अमेरिका जाने के लिए जरूरी था। होए चुएन ने ब्रूस को थोड़े पैसे दिए और कहा कि वह अमेरिका के लिए रवाना हो जाए। 1962 में ब्रूस सैन फ्रांसिस्को के एक रेस्टोरेंट में बर्तन धो रहा था, लेकिन वहां हर कोई उससे खुश नहीं था। उसके साथ काम करने वाले लोगों ने उसे नफरत जैसा बर्ताव किया। यहाँ तक कि मिस्टर हो ने जब सोया सॉस की बोतल गिरा दी तो उसने ब्रूस से कहा कि वह उसे साफ करे। ब्रूस हमेशा लड़ाई झगड़े से बचना चाहता था, इसलिए उसने कुछ कहे बिना चुपचाप फर्श साफ कर दिया। हालांकि काम पर लोग उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन ब्रूस अपने संस्कारों के साथ जुड़ा रहा। काम के बाद वह अक्सर समंदर किनारे चला जाता और वहां विंग चुन की प्रैक्टिस करता, ताकि अपनी परंपरा से जुड़ा रह सके। एक दिन जब वह साइकिल से खाना डिलीवर करने जा रहा था और एक कॉलेज पहुंचा, तो उसे पढ़ाई करने का ख्याल आया। उसे लगा कि अगर वह उस कॉलेज में पढ़ सके तो ये उसके लिए बड़ी बात होगी। उसने फैसला किया कि वह और मेहनत करेगा और पैसे बचाएगा ताकि फीस भर सके। रेस्टोरेंट में एक दिन कुछ अनोखा हुआ। उसका एक साथी अचानक उस पर फ्राइंग पैन फेंकता है। ब्रूस हैरान रह गया, लेकिन उसने तुरंत एक तेज किक मारी जिससे हो गिर गया। यह देखकर हो के दोस्त ब्रूस पर हमला करने आ गए, लेकिन ब्रूस ने अपने विंग चुन कौशल से सबके हमले चकमा देते हुए बचाव किया। तभी एक पल की गफलत में हो ने ब्रूस के हाथ पर चोट पहुंचा दी। यह चोट देखकर ब्रूस और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने एक तेज और ताकतवर जवाबी हमला किया, जिससे हो पूरी तरह बेहोश हो गया और झगड़ा खत्म हो गया। तभी मिस यांग, जो रेस्टोरेंट की मैनेजर थीं, वहां आई और झगड़ा रुकवाया। बाद में उन्होंने ब्रूस को अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने उसे उसका वेतन दिया, लेकिन इतना ही नहीं, उन्होंने एक संपर्क नंबर भी दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रूस कॉलेज जाना चाहता है। उनका यह छोटा सा सहयोग ब्रूस के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया, क्योंकि अब उसे महसूस हुआ कि कोई है जो उसके सपनों में विश्वास करता है। कुछ समय बाद ब्रूस कॉलेज में पढ़ाई शुरू कर देता है। उसे नया जीवन बहुत पसंद आता है। वह जेद करता है और कॉलेज के जिम में वर्कआउट भी करता है। एक दिन जब वह जिम के एक उपकरण के साथ अभ्यास कर रहा होता है,
तो कुछ युवा लड़कों की नजर उस पर पड़ती है, जो हेंडरसन सोचता है कि वह ब्रूस से बेहतर है और उसे डराने की कोशिश करता है। लेकिन ब्रूस आत्मविश्वास से भरा होता है और जो को लड़ाई की चुनौती देता है। जो जो खुद को ताकतवर समझता है, लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ब्रूस उसके हर वार को आसानी से चकमा दे देता है। जब जो के दोस्त मदद करने के लिए बीच में आते हैं, ब्रूस उन्हें भी बिना मेहनत के हरा देता है। जब ब्रूस जिम से बाहर निकलता है तो उसे लगता है कि जो के दोस्त बेनी साइल्स और टैड ओवरटन उसे फिर से लड़ाई के लिए घेर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बजाय वे ब्रूस से विंचुन सिखाने की गुजारिश करते हैं। ब्रूस को यह बात दिलचस्प लगती है और वह मान जाता है। जल्द ही ब्रूस कॉलेज के लॉन में बेनी, टैड और कुछ और छात्रों को विंचुन सिखाने लगा। ब्रूस समझाता है कि इस कला को सीखना ऐसा है जैसे पानी रास्ते की रुकावटों को पार करता है। हर मूवमेंट में लचीलापन जरूरी है। जैसे ही सभी इस कला में रमने लगते हैं, लिंडा नामक की एक छात्रा वहां आती है। वह दिलचस्पी से पूछती है कि क्या वह भी क्लास में शामिल हो सकती है। ब्रूस, जो सभी का स्वागत करता है, उसे भी शामिल कर लेता है और कहता है कोई भी विंचुन सीख सकता है। कुछ दिन बाद अगली ट्रेनिंग सेशन में लिंडा भी बाकी सबके साथ जुड़ चुकी होती है। ब्रूस कमरे के बीच में आता है और एक डेमो फाइट दिखाने के लिए तैयार होता है। जैसे ही दोनों आमने सामने होते हैं, लिंडा उसे चौंकाते हुए नीचे गिरा देती है। ब्रूस मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने जानबूझकर हार मानी क्योंकि वह पूरी तरह ध्यान नहीं दे रहा था। वह लिंडा को समझाता है कि लड़ाई में ध्यान बनाए रखना सबसे जरूरी होता है। जैसे जैसे ट्रेनिंग चलती रहती है, ब्रूस और लिंडा एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। आखिरकार ब्रूस हिम्मत जुटाकर लिंडा से अपने दिल की बात कहता है। वह उससे पूछता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लिंडा मान जाती है। उसी शाम वे दोनों एक अच्छे रेस्तरां में डिनर प्लान करते हैं। वे बहुत उत्साहित होते हैं इस खास रात के लिए। लेकिन जब वे रेस्तरां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारी टेबल भरी हुई हैं। वे निराश नहीं होते और तय करते हैं कि बार एरिया में बैठकर बात करेंगे। बातों बातों में ब्रूस अपना सपना लिंडा से शेयर करता है। वह चाहता है कि चीनी संस्कृति को अमेरिका में आम बनाया जाए। बाद में वे उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां ब्रूस काम करता है और वहां एक सादा लेकिन प्यारा डिनर करते हैं। भले ही कॉलेज का काम और विंचुन की प्रैक्टिस दोनों ज्यादा समय लेने लगे हों, ब्रूस फिर भी लिंडा के लिए समय निकालता है। एक दिन वे मूवी डेट पर जाते हैं, लेकिन मूवी के दौरान ब्रूस का ध्यान कहीं और होता है। लिंडा जल्दी समझ जाती है कि ब्रूस मूवी में दिलचस्पी नहीं ले रहा और सुझाव देती है कि वे सिनेमा छोड़ दें। ब्रूस को महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन ब्रूस लिंडा को एक जगह ले जाता है जिसे वह ब्रूस कुंग फू इंस्टीट्यूट कहता है। वह उसे बताता है कि वह इस जगह को अपना घर और कुंग फू ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहता है। धीरे धीरे वह उस जगह को एक जीवंत केंद्र में बदल देता है जहां लोग कुंग फू सीखने आने लगते हैं। खबर फैलती है और कई लोग उसकी ट्रेनिंग में जुड़ने लगते हैं। एक रात जब ब्रूस अपने कमरे में कुछ लिख रहा होता है, तभी अचानक एक तेज झटका महसूस होता है। वह ऊपर देखता है तो अपने पिता द्वारा बताए गए दैत्य की मूर्ति उसे नजर आती है। ब्रूस कोशिश करता है लड़ने की, लेकिन उस मूर्ति की ताकत उसे जमीन पर पटक देती है। वह बेहोश हो जाता है। जब ब्रूस को होश आता है तो कमरा बिल्कुल ठीक ठाक होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह हैरान होता है, समझ नहीं पाता कि यह सपना था या हकीकत, और बात को नजरअंदाज कर देता है। बाद में जब ब्रूस लिंडा के घर जाता है तो वह उसकी माँ से मिलता है, जो पहले से उनके रिश्ते के बारे में जानती होती है। लेकिन लिंडा की माँ नाखुश होती है। वह कहती है कि उनके बीच नस्लीय अंतर है और उनके बच्चे को अमेरिका में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उसकी बातें ब्रूस को दुख देती हैं और वह वहां से चला जाता है। लेकिन जब लिंडा देखती है कि वह ब्रूस से कितना प्यार करती है, तो वह फैसला करती है कि वह ब्रूस के साथ ही रहेगी। इससे पता चलता है कि वह ब्रूस से कितना सच्चा और गहरा प्यार करती है। 1964 में ब्रूस और लिंडा की शादी हो जाती है और उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है। कुछ समय बाद ब्रूस मिस यांग से मिलने जाता है। उसे वह पैसे लौट आता है जो उसने पढ़ाई के लिए उधार लिए थे और उसके साथ के लिए धन्यवाद देता है। शादी के बाद ब्रूस और लिंडा ऑकलैंड, कैलिफोर्निया में बस जाते हैं और वहां एक कुंग फू स्कूल खोलते हैं ताकि लोग उनके कला और संस्कृति को सीख सकें। थोड़े समय में ही उनका स्कूल बहुत मशहूर हो जाता है और कई छात्र कुंग फू सीखने आने लगते हैं। एक दिन लिंडा को एक चिट्ठी मिलती है जो अमेरिका की चाइनीज मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से होती है। वह निमंत्रण ब्रूस को देती है। दोनों उस बैठक में जाते हैं। वहां संघ के लोग ब्रूस से नाराज होते हैं और कहते हैं कि उसने उनके नियमों का उल्लंघन किया है। उन्हें यह पसंद नहीं आता कि ब्रूस चीनी नस्ल के बाहर के लोगों को कुंग फू और चीनी संस्कृति सिखा रहा है। लेकिन ब्रूस शांति से जवाब देता है। वह कहता है कि उसे लगता है कि चीनी संस्कृति को बाकी दुनिया के साथ बांटना जरूरी है ताकि लोगों के बीच समझ और एकता बढ़ सके। लेकिन एसोसिएशन के बुजुर्गों को ब्रूस की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने ब्रूस को चुनौती दी कि अगर वह कुंग फू सिखाना चाहता है तो उसे उनके सबसे अच्छे मार्शल आर्टिस्ट को हराना होगा।
इस चुनौती की गंभीरता को समझते हुए ब्रूस ने इसे स्वीकार कर लिया। उसे पता था कि यह मौका है अपने विश्वास को साबित करने का। लड़ाई वाले दिन ब्रूस का एक छात्र जेरोम उसे चेतावनी देता है कि उसका विरोधी जॉनी का बेटा है। जॉनी के बारे में बदनाम है कि वह लड़ाई में धोखा देता है। जेरोम ब्रूस से कहता है कि सावधान रहना। जब ब्रूस और जॉनी चीनी मार्शल आर्ट एसोसिएशन के बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं तो लड़ाई शुरू होती है। शुरुआत में दोनों बराबरी से लड़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर में ब्रूस की कुशलता सामने आने लगती है और वह बढ़त हासिल कर लेता है। आखिरकार जॉनी हार मान लेता है। ब्रूस समझता है कि लड़ाई खत्म हो गई है और वह बुजुर्गों को नमस्कार करने के लिए मुड़ता है, लेकिन तभी जॉनी अचानक पीछे से ब्रूस को जोरदार लात मारता है। इस अचानक हमले से ब्रूस गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसकी रीढ़ की हड्डी को चोट लगती है, जिससे उसका शरीर आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है। साइड में खड़ी लिंडा यह सब देखती है और बहुत गुस्सा हो जाती है। वह ब्रूस पर नाराज होती है कि उसने उसे इस लड़ाई के बारे में बताया तक नहीं। वह कहती है कि उसे भी ब्रूस के फैसलों में बोलने का अधिकार चाहिए, लेकिन ब्रूस, जो किसी को अपना रास्ता तय करने नहीं देना चाहता, लिंडा की बातों से नाराज हो जाता है। उसी बहस के बीच लिंडा एक चौंकाने वाली बात बताती है। वह कहती है कि वह प्रेग्नेंट है और उनका पहला बच्चा आने वाला है। यह सुनकर ब्रूस का गुस्सा ठंडा हो जाता है। पहली बार वह लिंडा की भावनाओं को समझने लगता है। इसके बाद दोनों मिलकर एक नया रास्ता सोचते हैं। ब्रूस अब विंग चुन को और आधुनिक बनाने की सोचता है। धीरे धीरे महीनों में ब्रूस और लिंडा मिलकर एक नई मार्शल आर्ट शैली बनाते हैं, जिसे वे नाम देते हैं जीत कुंडो। यह ब्रूस की सोच पर आधारित एक नई लड़ाई की शैली होती है। थोड़े ही समय बाद लिंडा एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम वे रखते हैं ब्रैंडन ली। भले ही ब्रूस अब व्हीलचेयर में होता है, लेकिन वह अपने नवजात बेटे को गोद में लेने के लिए बेहद इच्छुक और भावुक होता है। अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर ब्रूस खुद को व्हीलचेयर से उठाता है। उसके शरीर की मांसपेशियां तनाव में होती हैं, लेकिन वह धीरे धीरे ब्रैंडन की ओर चलता है। यह एक जीत का पल होता है जब वह आखिरकार अपने बेटे को अपनी बाहों में उठाता है। एक महीने बाद ब्रूस और लिंडा एक और खुशी का मौका मनाते हैं, जीत कुंडो पर लिखी गई किताब का विमोचन। यह जीत ब्रूस को बहुत खुशी देती है। उनकी खुशी और बढ़ जाती है जब लिंडा की माँ, जो पहले ब्रूस की सोच को लेकर संदेह में थी, अब धीरे धीरे अपना मन बदलने लगती हैं। वह अपने नाती ब्रैंडन से मिलने आती हैं और परिवार के लिए समर्थन दिखाती हैं, जिसकी ब्रूस को उम्मीद नहीं थी। जैसे जैसे ब्रूस पूरी तरह ठीक हो जाता है, वह कैलिफोर्निया के एक कराटे कॉलेज में जीत कुंडो को पेश करता है। उसकी नई मार्शल आर्ट को लेकर चर्चा तो होती है, लेकिन बहुत लोग इसकी असली ताकत पर शक करते हैं। ब्रूस को अपने बनाए गए स्टाइल पर पूरा भरोसा होता है, इसलिए वह दर्शकों को चुनौती देता है कि कोई भी उससे रिंग में मुकाबला करे, और वह 60 सेकंड में जीत की गारंटी देता है। जॉनी, जिसे ब्रूस ने पहले हरा दिया था, अब दोबारा लड़ने के लिए तैयार होकर सामने आता है। वह ब्रूस से अपनी पिछली हार का बदला लेना चाहता है। लिंडा ब्रूस को चेतावनी देती है कि उसे इस लड़ाई से बचना चाहिए, क्योंकि उसकी सेहत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन ब्रूस उसे सांत्वना देता है और विश्वास दिलाता है। लड़ाई शुरू होती है। जॉनी ब्रूस की पुरानी चोट को निशाना बनाता है और लगातार उसी जगह वार करता है। ब्रूस के चेहरे पर दर्द साफ झलकता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय होता है। वह अपने शुद्ध और ताकतवर मूव्स से जवाब देता है। 60 सेकंड पूरे होने से पहले ही वह जॉनी को रिंग से बाहर फेंक देता है। यह सिर्फ एक जीत नहीं होती, बल्कि यह ब्रूस के मार्शल आर्ट सिद्धांत की सच्चाई साबित करती है कि जीत कुंडो वास्तव में कारगर है। लड़ाई के बाद ब्रूस से बैक स्टेज में एक टीवी प्रोड्यूसर मिलता है, जिसका नाम है बिल केगर। ब्रूस की मार्शल आर्ट्स की शानदार कला देखकर बिल बहुत प्रभावित होता है। वह ब्रूस को अपने नए शो इट ग्रीन हॉर्नेट में काम करने का मौका देता है। ब्रूस इस मौके को गंवाना नहीं चाहता और हाँ कह देता है। शूटिंग शुरू होती है और ब्रूस जल्दी ही अपनी कमाल की कला से सभी का सम्मान जीत लेता है। चीन में वर्षों की ट्रेनिंग से सीखे उसके मूव्स देखकर पूरी टीम चुपचाप उसकी कला को देखती रहती है, जैसे मंत्रमुग्ध हो गई हो। शूट खत्म होने के बाद पूरी टीम बिल के घर पार्टी मनाने जाती है। ब्रूस लिंडा को भी साथ ले जाता है और दोनों एक साथ डांस करते हैं। डांस के दौरान लिंडा खुश होकर बताती है कि वह दोबारा प्रेग्नेंट है। ब्रूस ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी बिल सबको एक बुरी खबर देता है। फिल्म को रद्द कर दिया गया है। कमरा एकदम चुप हो जाता है और सभी की खुशी मायूसी में बदल जाती है। कुछ हफ्तों बाद ब्रूस और लिंडा टीवी देख रहे होते हैं, तभी ब्रूस को एक फोन आता है। फोन पर दुखद खबर मिलती है कि उसके पिता का निधन हो गया है। दुख से भरकर ब्रूस हांगकांग वापस लौटता है अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए। वह फिर से उस राक्षसी मूर्ति की यादों से परेशान हो उठता है, जो पहले भी उसे डराती थी। शांति की तलाश में ब्रूस अपने पुराने गुरु येप मैन से मिलने जाता है। येप मैन उसे समझाते हैं कि अगर वह सच्ची शांति चाहता है तो उसे अपने मन के उस डर का सामना करना होगा और उसे हराना होगा। जब ब्रूस अमेरिका लौटने की तैयारी कर रहा होता है, तभी एक अचानक मेहमान आता है। फिलिप टैन,
जो हांगकांग का एक फिल्म प्रोड्यूसर है, फिलिप ब्रूस की अद्भुत मार्शल आर्ट्स स्किल्स से बहुत प्रभावित होता है और उसे अपनी नई फिल्म द बिग बॉस में मुख्य किरदार का ऑफर देता है। वह ब्रूस को हांगकांग में ही रुकने के लिए मनाता है। ब्रूस को यह एक बड़ा मौका लगता है। वह माना कर देता है और फिल्म की शूटिंग के लिए थाईलैंड रवाना हो जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। जॉनी का छोटा भाई ल्यूक भी उसी फिल्म की कास्ट का हिस्सा है। अपने भाई की हार को अभी भी नहीं भूले ल्यूक के मन में गहरा बदला लेने का इरादा होता है। जब वे शूटिंग कर रहे होते हैं तो ल्यूक सच में ब्रूस पर हमला कर देता है। ब्रूस को अपनी रक्षा करनी पड़ती है। कड़ी लड़ाई के बाद ब्रूस जीत जाता है। फिर वह उस फिल्म टेप को नष्ट कर देता है जिसमें उनकी लड़ाई रिकॉर्ड हुई थी, जैसे वह दिखा रहा हो कि उसने अब बदला पूरा कर लिया है। शूटिंग खत्म होने के बाद ब्रूस अपने पिता के पुराने घर लौटता है। वहां उसे एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। लिंडा और उनके दोनों बेटे अमेरिका से आए होते हैं। ब्रूस बहुत खुश होता है और परिवार के साथ नाव की सैर पर जाता है, जहां वह इन खास पलों का भरपूर आनंद लेता है। एक साल बाद द बिग बॉस फिल्म रिलीज होती है। ब्रूस और लिंडा चुपचाप एक थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं। वे फिल्म खत्म होने से पहले ही निकलने की योजना बनाते हैं, लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित होता है। भीड़ ब्रूस को पहचान लेती है और जोरदार तालियों और चीखों के साथ उनका स्वागत करती है। लोग उन्हें उत्साह से सिनेमा से बाहर ले जाते हैं, उनकी सफलता का जश्न मनाते हुए। अब ब्रूस हांगकांग की एक बड़ी फिल्म स्टार बन चुके हैं और लगातार हिट फिल्में देते जा रहे हैं, जिससे दर्शक बार बार उन्हें देखने लौटते हैं। एक रात जब ब्रूस अपनी डेस्क पर बैठकर एक नई फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, तभी बिल उनसे मिलने आता है। बिल उन्हें एक जिंदगी बदलने वाला ऑफर देता है, एक हॉलीवुड फिल्म एंटर द ड्रैगन में मुख्य किरदार। यह मौका दुनिया भर में नाम कमाने का होता है, लेकिन ब्रूस पहले ही बहुत व्यस्त हो चुके होते हैं, जिसके कारण वे अपने परिवार के साथ कम समय बिता पाते हैं। लिंडा इस बढ़ती दूरी से बहुत परेशान हो जाती है और अमेरिका वापस लौटने का फैसला करती है। जब ब्रूस को यह खबर मिलती है, वह अंदर से हिल जाता है। वह फिलिप से मिलकर अपना दिल खोलता है और कहता है कि वह भी अमेरिका लौटना चाहता है, क्योंकि वह अपना परिवार नहीं खो सकता। आखिरकार ब्रूस बिल का ऑफर स्वीकार कर लेता है और एंटर द ड्रैगन की शूटिंग के लिए अमेरिका रवाना हो जाता है। जब वह सेट पर होता है तो कुछ अजीब होता है। शूटिंग के दौरान ब्रूस अचानक एक गहरी सोच में चला जाता है। उसे बार बार एक डरावना शैतान दिखता है जो उसके मन को परेशान कर रहा है। इस बार वह अपने बेटे ब्रैंडन को भी उस दृश्य में देखता है और वह शैतान उसे नुकसान पहुंचाने आता है। अपने बेटे को बचाने के लिए ब्रूस डर से लड़ने का फैसला करता है। शैतान की कमजोरी उसकी गर्दन होती है। ब्रूस अपने ननचाकू से उस पर हमला करता है, डर को पार करते हुए तब तक लड़ता है जब तक शैतान गिर नहीं जाता। जब वह होश में आता है तो बिना समय गंवाए वह शूटिंग छोड़कर अपने परिवार के पास लौट जाता है ताकि सब कुछ ठीक कर सके। अगली सुबह सूरज उगता है। ब्रूस अपने शूट का आखिरी दिन शुरू करता है। वह अपनी पत्नी लिंडा से शांतिपूर्वक बात करता है और कहता है कि यह उसकी आखिरी शूटिंग होगी। एक हल्की विदाई होती है, एक लंबी नजर, और फिर वह दिल से माफी मांगता है और अपने प्यार का इजहार करता है। फिल्म खत्म होती है